नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम भारत के अतीत को वर्तमान के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। क्या आपको मालूम है कि वर्ष 1840 तक भारत का विश्व व्यापार में 33% की भागीदारी हुआ करता था। दुनिया के कुल उत्पादन का 43% हिस्सा अकेले भारत में पैदा होता था और दुनिया के कुल कमाई में भारत का हिस्सा 27% से अधिक का हुआ करता था। कहने का मतलब यह हुआ कि 1840 तक दुनिया के संपन्न देशों में शुमार रहने वाला भारत गरीब कैसे हो गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस बात को समझना आज जरूरी हो गया है। दरअसल हम लंबे समय तक गुलाम रहे और गुलामी की इसी अवधि में तरह तरह का कानून बनाकर हमको लूटा गया। विदेशी हुक्मरानों ने हमें इतना लूटा कि आजादी के 75 वर्षों बाद आज भी हम विकासशील होने का दंश झेल रहे हैं। इसको तफसील से समझने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कुछ कानूनों को समझ लेना यहां जरूरी हो जाता है। अंग्रेजों ने हमारे देश की आर्थिक ढांचा को तबाह करने के लिए सबसे पहला कानून बनाया और वह कानून था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट। इस कानून के तहत भारत के उत्पादन पर अंग्रेजों ने 350% का टैक्स लगा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 100 रुपए के उत्पादन पर हमें 350 रुपए का टैक्स अंग्रेजों को देना पड़ता था। नतीजा हमारा सामान महंगा हो गया और हम दुनिया के बाजार से विलुप्त होने लगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सामान बेचने पर 120% का सेल्स टैक्स लगा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंग्रेजों ने हमारी कमाई पर 97% का एक और टैक्स लगा दिया, नाम दिया इनकम टैक्स। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने रोड टैक्स, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स समेत करीब 23 प्रकार के टैक्स लगा दिए। अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को ऐसे लूटा कि वर्ष 1947 आते आते हम दुनिया के अमीर देशों की सूची से निकलकर गरीब मुल्क बन चुके थे। आंकड़ों पर गौर करें तो एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस अवधि में अंग्रेजों ने सिर्फ टैक्स के रूप में हमसे 300 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 33% से घटकर 5% रह गई। हमारे अधिकांश कारखाना बंद हो गया या बीमारू हो गया। मुनाफा देने वाला कृषि सेक्टर घाटे में चला गया। बेरोजगारी बढ़ने लगी। आलम यह हो गया कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। अध्ययन से पता चलता है कि 1840 से 1947 तक इस देश में 4.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज करने के लिए करीब 34,735 कानून बनाए। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें से कई कानून आज भी प्रभावी है। गौर करने वाली बात यह है कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा समाज कुंठित है। और यह कुंठित क्यों है, अवसाद और ईर्ष्या में क्यों है, आपने कभी गौर किया है? इसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन पॉलिसी। अंग्रेजों ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया था। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी। मैकॉले इससे पहले भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। इसके बाद बड़ी चालाकी से शिक्षा की आड़ लेकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को चोट करने वाली शिक्षा नीति बना दी। कालांतर में भारत का शिक्षित समाज भ्रमित हो गया। दूषित आंकड़ों को सच मानकर आपस में ही लड़ने लगा। शिक्षा की आड़ में अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई दुष्प्रचार का सबसे बड़ा नमूना अब इसको देखिए। बहुप्रचारित है कि भारत में सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। अब इसकी हकीकत देखिए। वर्ष 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाने से पहले लॉर्ड मैकॉले ने वर्ष 1823 में अपने 2 सबसे विश्वस्त अधिकारी G.W. लिटनर को उत्तर भारत में और थॉमस मुनरो को दक्षिण भारत में सर्वे करने के लिए भेजा। लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद लिटनर ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि उस वक्त उत्तर भारत में साक्षरता की दर 97% थी और दक्षिण भारत से लौटकर मुनरो ने अपने रिपोर्ट में दक्षिण भारत की साक्षरता दर को 100% बताया था। दोनों अधिकारी ने 1857 के अंत में अपना यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। अब गौर करिए, 1857 में जिस देश की साक्षरता दर तकरीबन 100% थी, उस देश पर आरोप लगा कि सभी को पढ़ने का समान अधिकार नहीं था। दूसरी ओर
शिक्षा के नाम पर अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बनाई, अब उसका भी हश्र देखिए। 150 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी बमुश्किल से 3/4 आबादी साक्षर हो सकी है। ताज्जुब की बात यह है कि आजादी के बाद भी हम अंग्रेजों की बनाई शिक्षा नीति पर चलते रहे। हालांकि मौजूदा सरकार ने पिछले दिनों इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। यह तो महज एक उदाहरण है। ऐसी सैकड़ों हजारों गलत सूचनाएं हमारी मस्तिष्क में इस कदर घोल दिया गया है कि हम ईर्ष्या की आग में जलने लगे और पूरे समाज को रुग्ण बनाते रहे। आज यही हो भी रहा है। वर्ष 1850 के ब्रिटिश गजट पर गौर करें तो उस वक्त भारत में करीब 7,32,000 गुरुकुल हुआ करता था, जबकि उस वक्त भारत में कुल गांवों की संख्या 7,50,000 हुआ करती थी। मतलब यह हुआ कि करीब प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। इन गुरुकुलों में 18 विषयों की मुफ्त में पढ़ाई होती थी। गुरुकुल को समाज के लोग मिलकर समूह में चलाते थे। इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत 1858 में सभी गुरुकुल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नतीजा धीरे धीरे गुरुकुल बंद होने लगे। इसके स्थान पर अंग्रेजों ने कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कर दी। कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में भारत का पहला कॉन्वेंट खोला गया। इसके बाद कलकत्ता में ही देश का पहला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। बाद में बंबई आज के मुंबई में और मद्रास यानी आज के चेन्नई में अंग्रेजों ने उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी। उन दिनों लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें वह लिखता है कि कॉन्वेंट स्कूल से ऐसे बच्चे निकलेंगे जिनके दिमाग में खुद की सभ्यता और संस्कृति के प्रति घोर नफरत और घृणा भरा होगा। आज यह बात सच साबित हुआ दिख रहा है। बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया था। मामूली बदलाव के साथ आज भी यह एक्ट जारी है। अंग्रेजों ने इसे भारतीय लोगों का दमन और अत्याचार करने के लिए बनाया था। कहते हैं कि जेल के कैदियों को एल्युमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता था ताकि वह जल्दी बीमार होकर मर जाए। गौर करने वाली बात यह है कि आज भी कैदियों को एल्युमिनियम के बर्तन में ही खाना देने का प्रचलन रहा है। इसी प्रकार अंग्रेजों ने 1860 में ही इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया था। अब इसको हम इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि आज भी मोटे तौर पर यह उसी रूप में लागू है। उस वक्त आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे, आज आईएएस अधिकारी हैं। वह तब भी निरंकुश थे और आज भी निरंकुश हैं। ब्रिटिश हुकूमत में इन अधिकारियों को प्रत्येक 3 साल के बाद तबादला कर दिया जाता था। तर्क यह कि लोकल लोगों के साथ इनका अधिक संबंध स्थापित नहीं हो सके। ताज्जुब की बात यह है कि आज भी 3 साल के बाद ही बदली करने की प्रथा जारी है। अंग्रेजों ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत कमाई पर 97% टैक्स लगा दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजाद भारत में 1970-71 तक यह कानून उसी रूप में काम करता रहा। हालांकि अब इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाकर नमक पर लगने वाले टैक्स का विरोध किया था। आज कई विदेशी कंपनियां भरपूर टैक्स के साथ हमारे देश में नमक बेच रही है। हम बिना संकोच के पूरे स्वाभिमान के साथ नमक का टैक्स भी दे रहे हैं और इसमें हमें कोई गुरेज भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुज़िश्ता वर्षों में हमने कोई संघर्ष नहीं किया हो, बल्कि जाति और धर्म के नाम पर हम खूब लड़े। किंतु ऐसे दर्जनों समस्या की ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं गया, यह एक बड़ा सवाल है और आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर हम सभी को मिलकर इस पर विचार करना होगा। एक उदाहरण और देखिए। अंग्रेजों ने 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया और 1872 में इसको लागू कर दिया। यह आज भी लागू है। इस कानून के बनने से पहले जंगल को गांव की सामूहिक संपत्ति मानी जाती थी। गांव के लोग इसकी देखभाल करते थे और इसका संरक्षण भी करते थे, यानी नया पेड़ लगाते थे। इन्हीं जंगलों से जनावर की लकड़ी और औषधि का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजों ने कानून बनाकर जंगल के लकड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत का कोई भी आदिवासी समाज अब पेड़ नहीं काट सकता था। नतीजा, पेड़ों के प्रति हमारी उदासीनता बढ़ी और आज हालात कहां पहुंच गया किसी से छिपा नहीं है। अंग्रेजों ने पेड़ों की कटाई के लिए ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी थी। यह आज भी लागू है। हमारे देश में एक अमेरिकन कंपनी है जो बरसों से पेड़ों की कटाई का काम करती है। इनका नाम है इंडियन टोबैको कंपनी।
दरअसल इसका असली नाम अमेरिकन टोबैको कंपनी है। यह कंपनी सिगरेट बनाने के लिए प्रत्येक साल करीब 14 करोड़ पेड़ों की कटाई कर देती है। इसको कोई सजा नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास पेड़ काटने का लाइसेंस है। दूसरी ओर हम और आप यदि चूल्हा जलाने के लिए भी पेड़ काट दें तो यह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अब तो आप अपने जमीन पर लगे पेड़ को भी नहीं काट सकते। इसके लिए पहले वन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। जंगलों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम यह हुआ कि हमारा पर्यावरण असंतुलित हो गया। मिट्टी बह के नदियों में आ गई और नदियों की गहराई कम हो गया। नतीजा, साल दर साल बाढ़ का प्रकोप बढ़ता रहा और हम सभी इसका खामियाजा भुगतते रहे। इसी प्रकार इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, दरअसल यह आयरिश पैनल कोड जिसका हमने कॉपी किया, अंग्रेजों ने कॉपी किया और हमारे देश पर थोप दिया। दुर्भाग्य से आज तक हम इस कानून को उसी रूप में ढो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया था, उसी लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन पैनल कोड को भी बनाया था। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत भारतीय समाज को लंबे समय तक गुलाम रखने के लिए शिक्षा और न्याय व्यवस्था को कमजोर करना चाहती थी। उसने ऐसा ही किया भी। दुख इस बात की है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हम इसको समझ नहीं सके और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे। लॉर्ड मैकॉले ने लिखा है कि जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा या न्याय मिलने में बहुत विलंब हो जाएगा, तब लोगों में अपनी ही व्यवस्था के प्रति असंतोष का उभार होगा, भ्रष्टाचार पनपेगा और आखिरकार भारतीय समाज कानून को अपने हाथों में लेकर निरंकुश हो जाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए, हमारी अदालतों में आज तकरीबन 4 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं और 10 करोड़ से अधिक लोग न्याय मिलने की प्रत्याशा में दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। नतीजा, कई बार लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेकर मैकॉले की दूसरी भविष्यवाणी को भी सच साबित कर दिया। अब आप सोचिए, हमारा संघर्ष किस दिशा में है और समस्याएं कहां हैं। इन बिंदुओं पर देश के संसद में या राज्य के विधानसभाओं में चर्चा होते हुए कभी आपने सुना? कहते हैं कि आजादी के 75वें वर्षगांठ पर इस तरह के सवालों का मौजू बनकर खड़ा होना और इसके प्रति हमारी उदासीनता का होना भविष्य के लिए बड़े खतरे का संकेत नहीं तो और क्या है। सोचिए, इस पर विचार करना अथवा नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।